सब्सक्राइब कीजिए एसएम एजुकेशन को एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आपसे आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। कृतिका कक्षा 10 भाग 2 लेसन 3 साना साना हाथ जोड़ी मधुकांक रेजीकर पार्ट 1 पिछले वीडियो में हमने किया था। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे और मैं उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसलिए हिल पे ड्राइव हम करना लगातार एक ऊंचाइयों का काम पर माना जाता चढ़ते है जा रहे और थे। इसमें आपको जितेन 100% बता रहा था, अटेंशन की जरूरत अब होगी। हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इसमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशियों को चराते हैं मीन्स जो पशु पक्षियों को चराने लेते हैं। पानी भरते हैं। जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी भयंकर होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्ते को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि ज़रा भी संतुलन बिगड़े इन तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियों भी अपने खतरों के प्रति सजग कर रही थे। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक रोड सेफ्टी स्लोगन है। धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कि फिर एक चेतावनी, वी कैर मैनीटर अराउंड। तो थोड़े आगे ही गए, फिर से एक चेतावनी देखे कि वी कैर मैनीटर अराउंड। पर हमने नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोक्कू पहने, बोक्कू या ना उनका एक पीछे की टोकरी रहती है, उसमें रखते हैं चाय रहता है या उनका रखते हैं और एक परिधान होता है, सिक्किमी परिधान है, उससे बोक्कू कहते हैं। चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। संगन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सास्तिक आभा के कुछ इस कदर इंद्रधनुष छटा बिखरे रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। आयु में पड़ाव लेना पड़ा था।
गगनचुंबी पहाड़ों के तल से सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गए थे। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा वो बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपने अपने लय, ताल और गीत में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं पर पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धारा तक पहुँचे। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भरी धड़कन लगा। स्मृति को कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करो, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं दी की प्रार्थना। सारी तामसिकताएं वह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काले कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर अब अपने संगीत साथियों के साथ नाचना शुरू किया। देखते देखते एक यानी जो जितेन था वो अपने संगीत साथियों के साथ नाचना शुरू किया। तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक पर रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अबाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद? लायुंग की सुबह बेहद शांत और सूरमय तिस्ता नदी की शांत धारा के सामने ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोग की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गए थे। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यदि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। ताय के प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव तो वहाँ सत्रीय बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कितना सुंदर सा चित्र है कटाव का। उसमें बादल, चारों तरफ घने बादल और हरियाली, छोटा सा लकड़ी का घर और कुछ कम लोग। तो यही कटाव जो है भारत का स्विट्ज़रलैंड है। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में ही नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली
अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ कर लिया था, या ना गुड़ पे निगल लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। तो गाड़ी इस तरह से चली क्योंकि हम कटाव के लिए निकल गए। तो कटाव जो नवयुवकों ने कहा कि कटाव में शायद आपको बर्फ़ मिल जाएगी, तो जितेन गाड़ी को कटाव की ओर लेके चला गया। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, एक चुक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों से लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने की फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि, स्विट्ज़रलैंड क्या नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इस पहाड़ पर पाउडर छिड़क दी हो। कहीं पाउडर बच रही गई हो और कहीं वो धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वो उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखे? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आँखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगे। महीन महीन। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊंछ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चूहों और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वो, जो थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी महीन महीन मोती की तरह बर्फ गिर रही थी। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। लौट कर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरा पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन यानी खुशी से उछल रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लौटकर इस बर्फीले जन्नत को भी देखूं। पर
पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो दुकान फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसमें महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सको। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसा ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों के वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्य को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वो सौंदर्य, ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अगर ये सौंदर्य को ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधे कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरे का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह किताब? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिक की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किसी नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचाती है तो ये ही बर्फ सिलाई पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अद्भुत हो माथा नवाया था। जाने कितना ऋण है हम का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छाते बादल की तरह पत्थर तोड़ते उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। यानी लेखिका को इतनी सुंदरता में रहकर भी वो सुंदरता में मग्न थी, लेकिन बीच बीच में उन पहाड़ियों के जो पत्थर तोड़ रहे थे रास्ते के साइड में बैठकर, उनकी याद आकर वो दुखमयी हो गई। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ने की तभी देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में है ना, उस समय जो तापमान आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आनके नहीं सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। भेटूला कितन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टूरी फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि आज जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगते थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्ते से गुजरने पर भी हमारे प्राण कांप उठते हैं,
उन रास्तों को बनाने में जाने कितने के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। जीप चल रही थी और लेखिका के मन में ये सब विचार आ रहे थे। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण जुड़ गया था। ढेरों प्रियुता और रुनरुन के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ता अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ों, बादलों की आंख में चोली दिखती। पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। फिर से ढके कटाऊ के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक सफ़र। बहरहाल युमथांग से चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सिक्किमी के जो वासिया होती है, जो नागरिक होते हैं, यही एक उनकी विशेष गुण होते हैं कि जब आपको उनसे पूछो कि आप क्या सिक्किमी हो, तो हर कोई यही जवाब देगा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। मैं जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उस सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांद कामनाओं का ज्वर बटा जागती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की इसलिए हिल खेती पे होती ड्राइव है। करना एक करीब पेशेंस 3-4 का काम माना किलोमीटर जाता बाद ही है उसने और इसमें आपको फिर उंगली दिखाई। 100% मैडम, अटेंशन की जरूरत होती है। इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वो फिर चालू हो गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किमी जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ता निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी तो रास्ता बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रही है।
नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर लेखिका जीप में बैठते हुए ये सारी बातें सोच रही थी और जितेन भी उसे बता रहा था, और इस तरह से वो बातें करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। तो कितना सुंदर है ये पाठ, कितना सुंदर है ये पाठ कि यहाँ पर नदी, झरना, पहाड़ों को पूजा की जाती है। अगर उसे गंदा किया जाए तो उनकी मौत हो जाएगी। कितनी सचमुच, अगर इसे गंदा किया जाए तो मौत ही होगी ना। जब आप वातावरण को प्रदूषित करोगे और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ज़रूर हमारी मौत होगी। तो यहाँ पर थिंक ग्रीन की बात आती है। बड़ा ही सुंदर था ये पाठ, जैसे कि हमें वादियों पर ले गए थे। तो आप इस पाठ को ज़रूर सुनिए, पढ़िए। रट्टा मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुन लोगे और उसी वादियों में खो जाओगे तो आप खुद से प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। तो इस पाठ को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप इसे पढ़िए, आपके काम आता है तो आप ज़रूर इसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। धन्यवाद।